आज की गाथा है उन महान वीरांगना की जिन्होंने विश्व विजेता कहलाने वाले सिकंदर को मैदान छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया था। राजकुमारी कार्विका, जो कठ गणराज्य की राजकुमारी थी। कठ प्राचीन पंजाब का एक प्रसिद्ध गणराज्य था। लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व जन्मी राजकुमारी कार्विका, उनका व्यक्तित्व अति प्रभावशाली था। मानव जैसे सौम्यता के साथ संहार की शक्ति से परिपूर्ण स्वयं माँ भवानी की प्रतिमूर्ति खड़ी हो। तेजस्विता जिनका परिचय शस्त्र और शास्त्र में ऐसी पारंगत, किरण कौशल में किसी योद्धा से कम नहीं। शस्त्रागार का ऐसा कोई शस्त्र नहीं जिससे राजकुमारी कार्विका परिचित न हो। राजकुमारी कार्विका के विषय में कहा जाता है कि इन्हें न आभूषण और रत्न भाते थे और न ही इनकी दृष्टि शारीरिक सौंदर्य पर थी। एक प्रेम था तो बस अपनी मातृभूमि से। जैसे बाकी बच्चों का जीवन गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल कर बीतता है, उससे विपरीत महान कार्विका का जीवन शस्त्रागार में बीता। छोटी सी आयु से वह शस्त्र शिक्षा ग्रहण करने लगी। वे अपनी किशोरावस्था तक कई प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत हो चुकी थी। उन्होंने सभी प्रकार की युद्ध कलाएं सीखी और साथ ही व्यूह रचनाएं भी सीखी। इन युद्ध कलाओं में उन्होंने यंत्र मुक्ति युद्ध कला, जिसमें अस्त्र और शस्त्र के उपकरण जैसे धनुष और बाण के उपयोग से विभिन्न प्रकार के तरीकों से शत्रु पर प्रहार करने की पद्धति। पाणी मुक्ति युद्ध कला, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे कि भाले पर बारूद लगाकर फेंके जाने वाली पद्धति। टांगथा युद्ध कला, आंखों में पट्टी बांधकर दोनों हाथों से युद्ध करने की पद्धति। हस्त अस्त्र युद्ध विद्या, जिसमें हवाओं की रफ्तार में तलवार चलाई जाती थी। और पांचवी नियुद्ध, अर्थात बिना हथियार के युद्ध करना, जिसे आज हम मार्शल आर्ट्स भी कहते हैं। युद्ध कौशल में दक्ष होने के साथ साथ अपनी छोटी सी आयु में उनका प्रजा प्रेम भी अद्भुत था। वे अपनी प्रजा पर बहुत ध्यान दिया करती थी। वे साधारण कन्या बन प्रजा के बीच जाती और प्रजा का दुख सुना करती थी और उसका निष्कर्ष भी निकाला करती थी। अपनी छोटी आयु से ही राजकुमारी ने एक सेना भी बनाना आरंभ कर दिया था, जो केवल स्त्रियों की सेना थी। भारत में कठ गणराज्य का शासन सुखपूर्वक चल रहा था। तभी भारत में ग्रहण की तरह सिकंदर का संकट मंडराने लगा। मैसेडोनिया जैसी छोटी रियासत का राजा मन में कई बड़े ख्वाब पाले बैठा था और विश्व विजय का सपना लिए भारत की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसने भारत के राजाओं को या तो अपने आगे झुका दिया या अपने साथ मिला लिया। ऐसे ही पूरे भारत को अपने अधीन करने के लिए उसने कठ गणराज्य की ओर रुख किया, जहां राजकुमारी कार्विका अपना अप्रतिम शौर्य लिए बैठी थी। जब राजकुमारी को यह संदेश मिला कि सिकंदर कठ गणराज्य पर आक्रमण करने वाला है, तब राजकुमारी कार्विका ने जय मां रक्तचंडिका की हुंकार के साथ अपनी नारी सेना का आह्वान किया। उन्होंने अपनी सेना का नाम चंडी सेना रखा था। इस सेना में लगभग 1300 घुड़सवार वीरांगनाएं, 3500 पैदल नारी सेना तथा कुछ धनुर्धारी और भाला संपन्न वीरांगनाएं थी तथा अन्य विदुषियां भी थी। कुल मिलाकर 8 से 10,000 इनकी नारी सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को सिकंदर के आक्रमण की सूचना दी और संपूर्ण नारी सेना सिकंदर से युद्ध के लिए सज्ज हो पड़ी। जब आधे भारत के राजा सिकंदर से लड़ने में कतरा रहे थे, तब एक राजकुमारी अथाह साहस से भर आतुर थी अपनी चंडी सेना की शक्ति दिखाने के लिए। सिकंदर को कठ गणराज्य को हराना और राजकुमारी कार्विका को परास्त करना चुटकी का खेल लग रहा था, और लगता भी क्यों नहीं, क्योंकि आज से पहले उसने नारी का ऐसा शक्ति स्वरूप पहले कभी देखा ही नहीं था। लगभग 1.5 लाख की सेना लिए सिकंदर कठ गणराज्य की ओर रुख करने लगा, जहां केवल 8,500 वीरांगनाएं थी। राजकुमारी कार्विका ने बड़ी सूझबूझ, कुशल एवं अचूक रणनीति तथा अपने युद्ध व्यूह से सिकंदर को पराजित करने का निर्णय लिया। राजकुमारी कार्विका ने रणनीति बनाई कि जहां शत्रु को बल मिल रहा हो, उस जगह से बाहर निकालकर बीच रास्ते में कहीं ले आना, जिससे शत्रु दल की शक्ति कम हो जाए। राजकुमारी की इस युद्ध नीति को आगे चलकर विदेशी लोगों ने भरपूर व्यवहार में लाया है। खासकर चीन के योद्धाओं ने इस युद्ध नीति को इंग्लिश में ल्यू द टाइगर ऑफ द डेन, यानी शेर को उसकी मान से बाहर निकालना कहते हैं। इस युद्ध नीति के अनुसार सिकंदर के सैन्य शिविर के निकट राजकुमारी कार्विका के आदेश अनुसार सर्वप्रथम 200-400 सैनिकों ने बाण की एक साथ वर्षा कर दी, जिससे सिकंदर के सैनिक तितर-बितर हो गए। जब सिकंदर को यह संदेश प्राप्त हुआ, तो उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़कर आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिया। इधर राजकुमारी कार्विका ने ऊंची नीची पर्वत जैसी बनी हुई घाटियों का सहारा लेकर 1000 सैनिकों का दस्ता भेजा। सिकंदर के द्वारा भेजी गई 35,000 की सेना के सामने कार्विका की छोटी सी सेना सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रही थी। कार्विका की सेना ऊंचे नीचे पहाड़ जैसी बनी हुई घाटियों का सहारा लेकर संवेद स्वर में हुंकार भरने पर उनकी आवाज की गूंज से सैनिकों की संख्या ज्यादा प्रतीत होती थी, जिससे सिकंदर की सेना को भ्रम हो गया कि कठ गणराज्य की सेना का सैन्य बल अत्यधिक है, और इसी धोखे में सब एक साथ आगे बढ़ गए।
और झुंड में आक्रमण कर दिया। राजकुमारी कार्विका ने सिकंदर की 35,000 की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। यह देख सिकंदर बहुत बौखला गया और दूसरी बार सिकंदर ने 40,000 का जत्था भेजा और उन्हें उत्तर पूर्व की दिशा से आक्रमण करने का आदेश दिया। इस बार सिकंदर ने हेलेनिक एवं बारबेरियन अर्थात बर्बर युद्ध नीति को अपनाया। सिकंदर की युद्ध नीति को तोड़ने के लिए राजकुमारी कार्विका ने ब्रह्मजाल की नीति को अपनाया। इस युद्ध नीति को इंग्लिश में डिसेप्शन कहते हैं। इस युद्ध नीति के तहत राजकुमारी ने अपनी 150 सैनिकों की टोली दो तरफ भेज दी और कुछ घोड़ों को खुला छोड़ दिया। बाकी बचे हुए सैनिकों को उत्तर एवं मध्य की ओर विभाजित करके बांट दिया। घोड़ों की दौड़ भाग से यवन सेना को भ्रम हो गया कि राजकुमारी कार्विका का सैन्य बल पूर्व और दक्षिण की ओर से आ रहा है और यवन सेना इस भ्रमजाल की युद्ध नीति में फंस गई और राजकुमारी कार्विका की सेना की महान वीरांगनाओं ने अनुमति प्राप्त करते ही अग्नि वर्षा आरंभ कर दी और राजकुमारी कार्विका एक बार पुनः यवन सेना के इस दस्ते को परास्त करने में सफल हुई। अब सिकंदर क्रोध से आग बबूला हो गया और तीसरा एवं अंतिम दस्ता जो कि 75,000 की सेना का मोर्चा लिए स्वयं सिकंदर ने आक्रमण किया। इस बार सिकंदर और राजकुमारी कार्विका का आमना सामना हुआ। राजकुमारी कार्विका ने यहाँ घात लगाकर युद्ध करने और सिकंदर का सैन्य बल कुछ कम होने पर ऑर्मी व्यूह का उपयोग करने का निर्णय लिया। ऑर्मी व्यूह में सेना को इस तरह से सुसज्जित किया जाता है कि इसमें सेना की संख्या की कमी को छुपाया जा सकता है। राजकुमारी कार्विका ने इस व्यूह रचना से सिकंदर को युद्ध के अंत तक अपने सैन्य बल का अनुमान नहीं लगने दिया। राजकुमारी कार्विका की सेना ने सिकंदर की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस भीषण प्रलयंकारी युद्ध में राजकुमारी कार्विका के तलवार के प्रहारों ने सिकंदर की बाह और पेट को चीर दिया, जिससे सिकंदर की आंतों पर गहरा जख्म हो गया और साथ ही महिषासुरमर्दिनी का रूप धारण किए राजकुमारी कार्विका ने सिकंदर को सिंध के बाहर खदेड़ दिया और सिकंदर ने राजकुमारी कार्विका से क्षमा याचना कर दोबारा आक्रमण न करने के आश्वासन के साथ दंड रूपी जुर्माना देकर वापस लौट गया। इस अंतिम युद्ध में कटगण राज्य की 8,500 विदुषी वीरांगनाओं में से 2700 वीरांगनाएं वीर गति को प्राप्त हो गयी। इतिहास में इतनी शौर्यता दिखाने वाली वीरांगनाओं का नाम इतिहास के पन्नों में ही दबकर रह गया और केवल कुछ ही दस्तावेजों में इसके प्रमाण मिलते हैं, जिसमें से एक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ग्रीस के दस्तावेज मैसेडोनिया का इतिहास। हेलेनिस्टिक बेबीलोन नाम के दस्तावेज में इस युद्ध का तथा राजकुमारी कार्विका का वर्णन मिलता है। प्रश्न चिन्ह तो ये लगता है, भारत की इस महान वीरांगना का वर्णन भारतीय इतिहास में क्यों नहीं? ऐसी ही भारतीय महान वीरांगनाओं का इतिहास जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।